प्रयोगशाला को और बेहतर बनाने के बजाय, कर्मचारियों और शिक्षकों के रेशियो को और बेहतर बनाने के बजाय उसको बंद कर देने की नीति लेकर के आई, नई शिक्षा नीति में लेकर के आ रही है। ये कुल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो शोषित वंचित जो समाज के लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। महिलाएं, आदिवासी, दलित, बहुजन समुदाय से आने वाले लोग बाहर हो जाएंगे शिक्षा से। उनके पास उतना कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है कि वो इतना महंगा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसको और महंगा कर दिया जाएगा। फी हाई होगा, हिफा के जरिए लोन लेने की बात हो रही है यूनिवर्सिटी में। वो लोन किन से चुकाया जाएगा? स्टूडेंट से लिया जाएगा। बोर्ड तक जो क्रांतिकारी विचार के कवि रहे हैं, जो अपने अपने दौर में सत्ता के खिलाफ संघर्ष की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, ऐसे कवियों को, साहित्यकारों को सिलेबस से बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। क्या सावरकर और गोडसे को पढ़ाया जाएगा क्या? बिल्कुल यही चीज तो हो रहा है। भगत सिंह के बरक्स खड़ा किया जा रहा है। ये कितना हास्यास्पद और निंदाजनक है कि भगत सिंह के बराबर उनको खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भगत सिंह से बल्कि और आगे उनको खड़ा कर देने की कोशिश हो रही है, साथ में उनको स्थापित करने की कोशिश हो रही है। हम अपना जो एक फर्जी हिंदू राष्ट्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, समझदारी है, उसके जरिए सारा तमाम मुद्दों को गायब कर दें। और हम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलने देंगे आपका। आप इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, हम वहां पे आकर के भी आपके इस बुलडोजर को हम नहीं चलने देंगे, रोक देंगे। जो क्या और शिक्षा पे भी जो एनईपी जैसा बुलडोजर ला करके शिक्षा से बेदखल कर लेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। शिक्षा जगत पे एनईपी एक तरह से बुलडोजर है कि न्याय के लिए न्यायालय है, लोकतंत्र है, समाज और देश को चलाने के लिए संविधान है, वो उससे चलेगा। ये बुलडोजर से समाज और देश नहीं चलेगा। है कि मान लिया गया है कि वो सिबलिंग है, लेकिन इसके बिना माने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखो कैसे दिखा रही है उसके बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता हो गई है आज के दौर में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया आज के दौर में बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता है, गोदी मीडिया है। उनको सर्वे, उनको वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन सब पे कोई भरोसा नहीं है। वो एक नैरेटिव बीजेपी और आरएसएस से सेट करना चाहते हैं, और बगैर जांच परख के, बिना जांच के कार्रवाई के, बिना कोई रिपोर्ट आए कि वो सिबलिंग है नहीं है क्या है, और उस पर वो अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज एक साझा मंच है AFRT, जिसमें आयशा सहित कई देश भर के दर्जनों संगठन इस साझा मंच के थ्रू आज GPF में एक बड़ा कन्वेंशन आयोजित हुआ है। ये कन्वेंशन जो 2020 में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर के आई, उसी के खिलाफ और उसी पे चर्चा कर रही है। हम NEP का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम NEP का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक ज़बरदस्त छात्र, नौजवानों, शिक्षकों में एक आकांक्षा थी शिक्षा में एक परिवर्तन की, बदलाव की, लेकिन वो बदलाव मोदी सरकार ने, वो जो नई नीति लेकर के आई, नई शिक्षा नीति, वो एक तरह से प्रो कॉर्पोरेट से शिक्षा नीति लेकर के आई, जिसमें कॉर्पोरेट को फ़ायदा होना है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आरक्षण और सामाजिक न्याय को बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया गया है। आप सबको ये जान करके बहुत ही दुख होगा, बहुत दुख होगा ये जान करके कि नई शिक्षा नीति जो इतना बड़ा आडंबर देश भर में पैदा किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसमें एक शब्द आरक्षण का कहीं इस्तेमाल नहीं है। कहीं पे ना इंग्लिश के डॉक्यूमेंट में रिजर्वेशन है और ना ही हिंदी में कहीं आरक्षण लिखा हुआ है। तो ये क्या दिखलाता है? ये कहीं से भूल चूक के द्वारा नहीं हुआ है, ये एकदम साजिशन मोदी सरकार। शिक्षा नीति है क्या? एकदम से ये एक समान शिक्षा नीति नहीं है। यही तो हम लोगों का मांग रहा है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, समान स्कूल प्रणाली। आयोग कई जगह बिहार से लेकर के कोठारी कमीशन भी इस चीज़ को कहा था, तो उसको लागू करने के बजाय असमानता कैसे बढ़ाया जाए शिक्षा जगत में। हमने जब भी NEP आया उसी समय हमने कहा कि ये NEP नई शिक्षा नीति नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी है। ये छात्रों को शिक्षा से नए तरीके से बाहर कर देगा, उसकी नीति है। और इसीलिए हम लोग 2020 से ही, बल्कि 19 से ही हम लोग इसके जो ड्राफ्ट आए उसी समय से इसका विरोध और इसके जो दिक्कतें हैं उस पर बातचीत शुरू कर दी थी। लेकिन हमने देखा कि मोदी सरकार पेंडेमिक का फ़ायदा उठाते हुए, संसद में बगैर कोई बातचीत करते हुए, संघीय जो एक ढांचा है, राज्य सरकार से भी इसमें संवाद करने की जो ज़रूरत थी, उस पर भी बातचीत ना करते हुए पूरी ही तानाशाही तरीके से इसको 2020 के पेंडेमिक के बीच लागू कर दी, बिना कोई डिस्कशन, बिना कोई संवाद के। मकसद क्या है? सरकार का मकसद क्या? आपने कहा कि इसके पीछे जो आरक्षण मिलता है शोषित वंचित समाज के लोगों को, उसको खत्म करना है।
बिल्कुल यही मकसद है मोदी सरकार का। इतना हड़बड़ी में लाया गया नई शिक्षा नीति में साफ साफ मकसद दिख रहा है कि इनको कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाना है। इनको सरकारी संस्थानों को और दुरुस्त करने के बजाय उसमें शिक्षक, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला को और बेहतर बनाने के बजाय, कर्मचारियों और शिक्षकों की रेशियो को और बेहतर बनाने के बजाय उसको बंद कर देने की नीति लेकर के आई, नई शिक्षा नीति में लेकर के आ रही है। ये कह रहे हैं कि हम स्कूल मर्जर कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे। तो ये कह रहे हैं सरकारी संस्थान सही से एजुकेशन नहीं दे पा रही है तो हम उनको बंद कर देंगे। जबकि हमारा मांग है कि सरकारी संस्थान अगर सही से एजुकेशन नहीं दे पा रही है, उसके अंदर भारी कुव्यवस्था है, तो उसको और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। सरकारी संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, ना कि उसको बंद कर देने की ज़रूरत है। और चूंकि इसलिए ये कर रही है कि सरकारी संस्थान बंद होंगे तभी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है, उनको और बढ़ावा मिलेगा। और ये जानबूझ करके कॉर्पोरेट के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में मोदी सरकार ये नीति लागू कर रही है। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या जाहिर सी बात है कि आरक्षण के सिस्टम खत्म कर देंगे। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो शोषित वंचित जो समाज के लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। महिलाएं, आदिवासी, दलित, बहुजन समुदाय से आने वाले लोग बाहर हो जाएंगे शिक्षा से। उनके पास उतना कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है कि वो इतना महंगा। 70-75 सालों से तो आरक्षण मिल रहा है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, लोग समृद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल आरक्षण की जरूरत नहीं होती अगर ये रिपोर्ट देश का कहता कि अभी भी जो इंस्टीट्यूशन में अभी भी सामाजिक न्याय हाशिए पे है। हम देख रहे हैं कि चाहे वो नामांकन का मामला हो या नौकरी देने अपॉइंटमेंट का मामला हो, आप सर्वे करा लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, जितना आरक्षण अभी 60 साल से कमिटमेंट है, वादा किया गया संवैधानिक तरीके से, क्या अभी भी लागू है? तो हम देख रहे हैं कि नहीं लागू है। प्रोफेसर में आप देख लीजिए कितना देश भर में कितना मुट्ठी भर बहुजन समुदाय से प्रोफेसर हैं। क्यों हैं? क्योंकि तो सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया गया 10%, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो तो एकदम से वो किसी टीचर ने कहा ही था कि सुदामा कोटा है, कहीं ना कहीं ये अपने, हाँ, अब जनेऊ कोटा है, ये कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारी संस्थान में रोजगार ही खत्म किए जा रहे हैं। तो रोजगार ही नहीं मिलेगा तो आप EWS कोटा दे दीजिए, OBC कोटा दे दीजिए, SC ST कोटा दे दीजिए, उनको मिलेगा ही नहीं आरक्षण। पूरी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही चीज दिखा रही है कि वो ऐसी नीति लेकर के आ गई है कि आरक्षण और ये तमाम चीज़ों पे बात होना बंद हो जाए, सामाजिक न्याय पे बात होना बंद हो जाए। जिनके पास पैसा होगा, पूंजीपतियों के स्कूल में, पूंजीपतियों के कॉलेज में उन्हीं का दाखिला होगा, वही पढ़ पाएंगे। और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक वर्ग का सवाल नहीं है। समाज का 90-95% वर्ग जो अभी भी आर्थिक रूप से भारी दिक्कतों में जूझ रहा है, किसान है, मिडिल क्लास है, वो अभी भी जो इतना सस्ता एजुकेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसको और महंगा कर दिया जाएगा, फी हाई होगा। हिफा के जरिए लोन लेने की बात हो रही है यूनिवर्सिटी में, वो लोन किन से चुकाया जाएगा? स्टूडेंट से लिया जाएगा। तो हम इसीलिए इसके खिलाफ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी तो इस देश में शिक्षा नीति में एक बदलाव आएगा। बदलाव इस तरह से आएगा जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय जो संस्कृत, हमारे देश की संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, कोई विश्वविद्यालय बनाने में और उसको डेवलपमेंट में कोई नीति की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो आप सिंपल एक्ट लाइए और कोई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करिए। हर एक यूनिवर्सिटी अपने एक्ट की वजह से अपना एस्टेब्लिश हुआ है। उसके लिए कोई नई शिक्षा नीति में बदलाव होगा क्या? शिक्षा नीति में सिलेबस भी चेंजेस होंगे? बिल्कुल, इससे पूरा शिक्षा नीति यही चीज़ बता रही है कि जो इनका RSS का अपना एजेंडा है भगवाकरण करने का, वो एक खास तरह की पॉलिटिक्स सिलेबस में घुसेरने का, तो ये पूरा एजेंडा इनका चल रहा है। जिसकी वजह से हमने देखा अभी 10th और 12th किसे दिखाना चाहते हैं, किसे 10th और 12th के क्लासेस में जो डाइवर्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विविधता को का चैप्टर को क्यों हटाना पड़ रहा है इनको? क्योंकि ये लोकतंत्र की विविधता को नहीं पसंद करते हैं। कम्युनलिज्म पे कोई पढ़ पाए, बात कर पाए, देश के अंदर, समाज के अंदर कौन कम्युनलिज्म फैला रहा है, सांप्रदायिकता का जड़ क्या है, इस पे ये नहीं चाहते कि सिलेबस में बात हो। और इसीलिए इन्होंने उस चैप्टर को ही हटा दिया। फैज से लेकर के मुक्तिबोध तक जो क्रांतिकारी विचार के कवि रहे हैं, जो अपने अपने दौर में सत्ता के खिलाफ संघर्ष की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, ऐसे कवियों को, साहित्यकारों को सिलेबस से बाहर कर दिया जा रहा है। क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। क्या सावरकर और गोडसे को पढ़ाया जाएगा क्या? बिल्कुल, यही चीज तो हो रहा है। जो सावरकर ने पूरे माफीनामा से, पूरे आज़ादी के दौर में, आज़ादी के आंदोलन से एक तरह से आज़ादी के आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, ऐसे लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है, हीरो बनाया जा रहा है। और ना केवल हीरो बनाया जा रहा है, भगत सिंह के बरक्स खड़ा किया जा रहा है। ये कितना हास्यास्पद और निंदाजनक है
कि जो भगत सिंह नहीं भगत सिंह के बराबर उनको खड़ा करने की कोशिश हो रही है, भगत सिंह से बल्कि और आगे उनको खड़ा कर देने की कोशिश हो रही है, साथ में उनको स्थापित करने की कोशिश हो रही है। तो ये साफ साफ हम छात्र नौजवान ऐसे विचार को रिजेक्ट करते हैं। भगत सिंह वो नाम है जो आज़ादी के दौर में फांसी पे चढ़ गए, आज़ादी में बिना समझौता के आंदोलन में कूदे रहे, लगे रहे और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए। उनके खिलाफ, उनके बरक से आप कैसे किसी माफी वीर को आप खड़ा कर सकते हैं? ये नहीं होने दिया जाएगा। एक तरफ देश में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ एक चला रहे हैं, कन्वेंशन चला रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई भी चल रही है। कहीं बुलडोज किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है। अब ताजमहल को तेजो महल बताया जा रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह को कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें कहाँ लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है? ये इसीलिए हमने नारा दिया है कि सांप्रदायिकता को ध्वस्त करो, सांप्रदायिक नफरत की राजनीति को ध्वस्त करो और एनईपी के खिलाफ खड़े हो। ये जो सांप्रदायिक उन्माद में नौजवानों को कैसे उलझा दें, कैसे हम अपना जो एक फर्जी हिंदू राष्ट्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, समझदारी है, उसके जरिए सारा तमाम मुद्दों को गायब कर दें और लोग इसी पे बात करें, इसी पे हमें वोट मिल जाए। ये जो एक आसान तरीका बीजेपी ने पिछले दिनों इजाद किया है और उसको कोशिश कर रहा है कि स्थापित हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो ये हम लोग समझ रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलने देंगे आपका। आप इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, हम वहाँ पे आकर के भी आपके इस बुलडोजर को हम नहीं चलने देंगे, रोक देंगे, जो कि हमने जहांगीरपुरी से लेकर के देश भर में कई हिस्सों में इसको किया। और शिक्षा पे भी जो एनईपी जैसा बुलडोजर ला करके शिक्षा से बेदखल करने के, बुलडोजर रोक लेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। शिक्षा जगत पे एनईपी एक तरह से बुलडोजर है और इसी पे आज बातचीत हो रहा है कि शिक्षा पे एनईपी का बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। इसको जगह जगह हर एक यूनिवर्सिटी में जहां जिस भी रूप में आएगा हम उसको रोकेंगे और उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएंगे। विश्वास रखती है क्या? बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है। बुलडोजर न्याय स्थापित करने की, बुलडोजर न्याय, सो कॉल्ड न्याय, जो कि बहुत बड़ा न्याय है, उसको स्थापित करने, उसको नॉर्मल कर देने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जनता सड़कों पे है, छात्र नौजवान सड़कों पे है, बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं कि भाई लोगों को न्याय मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता जरूर खुश हो रहे हैं कि उनको कुछ जगह तोड़ने की आज़ादी मिल गई है, मिली, लेकिन ये जनता इसके खिलाफ है। जो कि हमने देखा जहांगीरपुरी में हमारे साथ लोग खड़े हुए, देश भर में ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि न्याय के लिए न्यायालय है, लोकतंत्र है, समाज और देश को चलाने के लिए संविधान है, वो उससे चलेगा। ये बुलडोजर से समाज और देश नहीं चलेगा। ये सरकार क्या संविधान से नहीं चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं चल रही है। संविधान में अगर विश्वास होता, संविधान पे चलाने की कोशिश होती तो न्यायालय में न्याय होता, सड़क पे न्याय नहीं होता, बुलडोजर से न्याय नहीं करती। तो ये साफ साफ दिखाता है कि आप बुलडोजर में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं करते। न्यायालय पे तो विश्वास है ना? कहाँ विश्वास है? अगर विश्वास होती तो न्यायालय में चीजों को जब किसी को पनिशमेंट देना है तो न्यायालय से मिलेगा। आज तक क्या होता रहा है? मामला न्यायालय में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो न्यायालय से ही तो डिसीजन आएगा। नहीं तो न्यायालय से अभी कहाँ डिसीजन आया है ज्ञानवापी पे? कोई अभी सर्वे, कोई ऐसा रिपोर्ट आया है कि मान लिया गया है कि वो शिवलिंग है? लेकिन इसके बिना माने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखो कैसे दिखा रही है उसके बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता हो गई है आज के दौर में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया आज के दौर में बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता है, गोदी मीडिया है। उनको सर्वे, उनको वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन सब पे कोई भरोसा नहीं है। वो एक नैरेटिव बीजेपी और आरएसएस से सेट करना चाहते हैं और बगैर जांच परख के, बिना जांच के, कार्रवाई के, बिना कोई रिपोर्ट आए कि वो शिवलिंग है, नहीं है, क्या है, और उस पे वो अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। और इस तरह से देखिए, ये बात को समझने की जरूरत है। हम अपील करना चाहेंगे नौजवान देश के न्यायप्रिय लोगों को कि आज किस भवन पे, कहाँ जमीन के अंदर क्या दफन है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से हम अगर लोगों के मस्जिद, मंदिर को तोड़ते रहेंगे और उसके अंदर क्या मिलता रहेगा, इस पे हम पूरे डिबेट, इस पे पूरी राजनीति को करेंगे, तो हम समाज को, मानवीय समाज को हम आगे बढ़ाने के बजाय हम उसे पीछे ले जाएंगे। एक प्रगतिशील सोच के साथ हम समाज को आगे कैसे डायरेक्शन में ले जाएं, हमको ऐसे दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे कहाँ कौन मस्जिद था, मंदिर था, इसके डिबेट में जाना चाहिए। तबका तो इसी चीज पर खुश हो रहा है कि भाई हमारी संस्कृति जो धरोहर थी वो मिल रही है। जो मुगलों ने वो लोग खुश हो रहे हैं जो ब्राह्मणवादी संस्कृति में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जो ब्राह्मणवादी संस्कृति
जो एक दमनात्मक संस्कृति रही है, बहुजनों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं को मनु के हिसाब से चलाने वाली संस्कृति रही है, वो कहीं से भी भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति में चारवाक भी हैं, भारत की संस्कृति में ये अंबेडकर भी हैं, आपको फूले पेरियार भी हैं, जो हमेशा प्रतिरोध, हमेशा जो यहाँ आलोचना की संस्कृति को भी समाज में स्थापित करके रखे हैं। तो इसीलिए भारत की संस्कृति सिर्फ ब्राह्मणवादी सोच समझ और मनु की संस्कृति नहीं है। एक आखिरी सवाल, डीयू के प्रोफेसर रतन लाल ने जो अभी कुछ दिन पहले कमेंट किया था शिवलिंग को लेकर के, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लगातार उनके पक्ष में भी लोग सड़क पर उतरे और उनके विरोध में भी उतरे, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये तमाम चीज़ें, क्या बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, या जो उन्होंने बोला था वाकई ये गलत था? बिल्कुल, अभी जो जिस तरह से हमने देखा, सिर्फ रतन लाल जी का नहीं, हमने देखा रविकांत जो लखनऊ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट में कुछ अपना एक तथ्य रखा। अगर उनके तथ्य से, उनके विचार से असहमति थी तो आप उस असहमति को दर्ज करते, आप उस पर FIR करते, न्यायालय में जाते, लेकिन आप ABVP के लोगों ने क्या किया? ये इस पूरी प्रक्रिया पे विश्वास उनका उठ गया है और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया पुलिस प्रशासन कोर्ट में जाने के बजाय सीधा वो लठ लेकर के पहुंच गए प्रोफेसर को पीटने के लिए, उस पर हमला करने के लिए। तो रविकांत जी से लेकर के, उससे पहले जिग्नेश मेवानी के से लेकर के रतन लाल जी तक हम देख रहे हैं कि दलित की आवाज़ को रखने वाले मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बुद्धिजीवी पीटे जाएंगे क्या? दलित, बहुजन, आदिवासी बुद्धिजीवी पीटे जा रहे हैं और वो तमाम बुद्धिजीवी पे हमले हो रहे हैं, छात्र एक्टिविस्ट पे हमले हो रहे हैं, जो आज के दौर में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी सरकार के गलत नीतियों पे अपने आप को सामने ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों पे हमला हो रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दलित, आदिवासी, महिलाओं और ऐसे ऑप्रेस्ड सारे कम्युनिटी, सारे लोग जो मोदी सरकार के इस कुशासन से, फांसीवादी तौर तरीका से त्रस्त हैं, उसके खिलाफ खड़े होने में एकजुट हो और एकजुटता के साथ इस मोदी सरकार को